Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you are doing great. So, last time we studied present indefinite tense and affirmative sentence. Today we are gonna study negative sentence and interrogative sentence from present indefinite tense. So this is the part 2 of the video. If you haven't watched the part 1, you should watch part 1 before watching this video. तो बात करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। आसान सी बात है, जब हमें ये मालूम हो गया कि आई वो यू दे प्लूरल्स के साथ SES नहीं लगता और ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ SES लगता है, तो हमारे लिए नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई मसला नहीं है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक लाइन का स्ट्रक्चर है, एक लाइन आपने जहन में रखनी है। सब्जेक्ट तो आना ही था, ऑब्जेक्ट भी एंड पे आना ही था, दरमियान में फर्स्ट फॉर्म भी आनी थी। यही स्ट्रक्चर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का पढ़ा, लेकिन आपने याद ये रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, वो डू है। डू को लगा दिया जाता है। अब रूल्स आप पढ़ चुके, आई वो यू दे प्लूरल्स के साथ SES का इजाफा नहीं होता और ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ SES का इजाफा हो जाता है। तो यहां पे भी यही है, डू के साथ अगर सब्जेक्ट आई वो यू दे प्लूरल्स आ जाएं तो डू वैसे ही इस्तेमाल होगा, SES का इजाफा नहीं होगा। और अगर डू के साथ ही शी इट या सिंगुलर्स में से कोई सब्जेक्ट आ जाए तो ES का इजाफा करके डज बना दिया जाएगा। स्ट्रक्चर आपके सामने आसान सा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट कहां पे लगेगा, डज नॉट कहां पे लगेगा? जहां पर आई वो यू दे प्लूरल्स आ जाए तो डू नॉट लग जाएगा, जहां पर ही शी इट और सिंगुलर्स आ जाए वहां पर डज नॉट लग जाएगा। ये हम पहले से सीख चुके, तो कोई नई चीज सीखने नहीं जा रहे, सिर्फ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू का जुमला देखिएगा, मैं एक सेब नहीं खाता हूं। मैं की इंग्लिश सब्जेक्ट आई और ऑब्जेक्ट एंड पे आता है, हमें पता है इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर एन एप्पल तो एंड पे चला गया। अब दरमियान में नहीं आ गया और हमें पता है कि आई के साथ डू नॉट लगता है, SES वाला डज नहीं लगता। आई डू नॉट, फिर वर्ब आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई डू नॉट ईट, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा एन एप्पल, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। सिंपल सा सेंटेंस है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम एक सेब नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट एन एप्पल। वो एक सेब नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट एन एप्पल। तुम एक सेब नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट एन एप्पल। वो एक सेब नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट एन एप्पल। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जहां पर आई वी यू दे या प्लूरल्स में से कोई चीज इस्तेमाल हुई वहां पर हमने डू नॉट इस्तेमाल किया, और जहां पर ही इस्तेमाल हुआ या शी इस्तेमाल हुआ हमने डज नॉट इस्तेमाल किया। तो खुलासा क्या निकला पूरी बात का? ही शी इट एंड सिंगुलर्स के साथ डज नॉट लग रहा है, आई वी यू दे प्लूरल्स के साथ डू नॉट लग रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, मुबारक हो, आपको नेगेटिव सेंटेंस आ गया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन उठ जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सर बात यह है कि आपने ही ईट्स एन एप्पल लिखा है और ही डज नॉट ईट एन एप्पल लिखा है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि वर्ब के साथ SES का इजाफा किया जाता है अगर ही शी इट हो, और अगर आई वो यू दे प्लूरल्स हो तो फिर इजाफा नहीं किया जाता। लेकिन ये दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर आपने ही डज नॉट ईट एन एप्पल इस्तेमाल किया, ईट के साथ तो SES का इजाफा किया ही नहीं आपने। तो असल में हमने एक दफा S या ES का इजाफा करना है उस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिसमें ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है। तो वो हम डू के साथ ES लगा के डज बना तो चुके, तो अब ईट के साथ हम SES क्यों लगाएंगे? डबल तो नहीं लगाएंगे ना। तो ही डज नॉट ईट एन एप्पल। तो बात समझ आ गई कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के साथ SES का इजाफा नहीं किया जाता। अगर हमें करना पड़े इजाफा ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से, तो हम डू के साथ इजाफा करके डज बना देते हैं। तो ही ईट्स एन एप्पल, और अगर नेगेटिव किया जाए तो ही डज नॉट ईट एन एप्पल हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये तो था नेगेटिव सेंटेंस, बड़ा आसान सा। हमें अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, हमें नेगेटिव सेंटेंस आ गया। जैसे एक बच्चा एक सेब खाता है, अ चाइल्ड ईट्स एन एप्पल, और एक बच्चा एक सेब नहीं खाता है, अ चाइल्ड डज नॉट ईट एन एप्पल। ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस आसान सा। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई सवाल पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है। एक आसान सा ट्रिक आपने याद रखना है और आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। ना सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बल्कि किसी भी टेंस में क्वेश्चन बनाने का एक ही फॉर्मूला है इंग्लिश के अंदर, और वो ये कि जो हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेंस के अंदर उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा।
जैसे डू डज इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, सब्जेक्ट के बाद आ रहा था डू नॉट, सब्जेक्ट के बाद आ रहा था डज नॉट, तो डू और डज को सब्जेक्ट से पहले ले आए तो क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। जैसे क्या मैं एक सेब खाता हूं, तो अगर सीधा देखा जाए, सीधा जुमला इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, तो वो था मैं एक सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल। और इसका नेगेटिव बनाया जाए तो आई डू नॉट ईट एन एप्पल। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बना दिया जाए क्या मैं एक सेब खाता हूं, तो वही जो डू आपने इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब, उसको शुरू में ले आइए, डू आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खाता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। आसान सी चीज है ना, प्रैक्टिस की बात है। क्या हम एक सेब खाते हैं, डू वी ईट एन एप्पल, क्या वो एक सेब खाता है, डज ही ईट एन एप्पल, क्या वो एक सेब खाती है, डज शी ईट एन एप्पल, क्या तुम एक सेब खाते हो, डू यू ईट एन एप्पल, क्या वो एक सेब खाते हैं, डू दे ईट एन एप्पल। नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलें तो एक ऐसा जुमला होता है जिसे डबल क्वेश्चन बोला जाता है, या ये बोला जाता है कि ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिनके एक ही लफ्ज के बोलने की वजह से सवाल कायम हो जाता है, पूरा जुमला बोलने की जरूरत नहीं है। एक लफ्ज बोलो आप व्हाट, तो ये सवाल बन गया, क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेल कहां पर, यानी एक ही आप लफ्ज बोलते हैं और क्वेश्चन कायम हो जाता है, इसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, या WH वर्ड्स भी इनको बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर WH आ रहा होता है। आप देखिएगा व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अगर आपको उर्दू का जुमला इस तरह आ जाए जिसकी इंग्लिश करने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड भी इस्तेमाल करना पड़े, मिसाल के तौर पर अगर मैंने कहा कि क्या आप सेब खाते हैं, तो ये तो सिंपल था, आपने हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले गए, तो डू यू ईट एन एप्पल, क्या आप सेब खाते हैं, क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर इसी को यूं पूछ लिया जाए जैसे व्हेन लिखा हुआ पहला वर्ड, तो मैं कहता हूं आप सेब कब खाते हैं, अब कब भी बीच में आ गया और कब की इंग्लिश हम जानते हैं व्हेन है, तो अब व्हेन को कहां पे इस्तेमाल करेंगे, आसान सा स्ट्रक्चर, जब भी क्वेश्चन वर्ड उर्दू में इस्तेमाल हो जाए और उसकी ट्रांसलेशन करने के लिए आपको जाहिर क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना पड़े, तो उसका तरीकाकार ये है कि बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा क्वेश्चन का, यानी डू डज है, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। सिर्फ क्या कि जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उर्दू के अंदर, उसी क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश में आप क्वेश्चन के शुरू में लगा देंगे, बाकी तरतीब सारी वही रहेगी। क्वेश्चन के शुरू में क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई ईट एन एप्पल, नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा आई डू नॉट ईट एन एप्पल, क्वेश्चन सेंटेंस में आ जाएगा डू आई ईट एन एप्पल। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हुआ हो, मैं सेब कहां खाता हूं, वेयर डू आई ईट एन एप्पल, मैं सेब कब खाता हूं, व्हेन डू आई ईट एन एप्पल, मैं सेब क्यों खाता हूं, व्हाई डू आई ईट एन एप्पल, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच, क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच, मैं क्यों पढ़ाता हूं, व्हाई डू आई टीच, मैं कहां पढ़ाता हूं, वेयर डू आई टीच। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, आसान सी बात है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले जाए तो क्वेश्चन बन जाता है, और अगर क्वेश्चन वर्ड भी इस्तेमाल करना पड़ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल शुरू में लगा दीजिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं एक सेब कब खाता हूं, व्हेन डू आई ईट एन एप्पल, हम एक सेब कहां खाते हैं, वेयर डू वी ईट एन एप्पल, वो एक सेब क्यों खाता है, व्हाई डज ही ईट एन एप्पल, वो किसका सेब खाती है, हुज एप्पल डज शी ईट, वो एक सेब कैसे खाता है, हाउ डज ही ईट एन एप्पल, वो कौन सा सेब खाता है, व्हिच एप्पल डज ही ईट। तो उम्मीद है कि बड़ी आसानी से ये स्ट्रक्चर आपके ज़हन में बैठ गया होगा। लेकिन बात वही जो मैंने लास्ट वीडियो में की थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये प्रैक्टिकल चीज है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक चीज इंग्लिश में इस्तेमाल होती है, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का माना यह होता है कि अल्फाज को जोड़कर जुमला छोटा करने की कोशिश की जाती है। इंसान फितरी तौर पर सहल पसंद है, आसानी पसंद है, हर काम के अंदर शॉर्टकट की तलाश करता है। तो चूंकि जुबान में जुमले बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, तो उनको भी इंसान छोटा करने की कोशिश करता है। आजकल तो आपको पता है व्हाट्सएप के अंदर YOU लिखने की बजाय मैसेज के अंदर आप सिर्फ U का लेटर लिख देते हैं, और TOO लिखने की बजाय आप 2 का डिजिट लिख देते हैं। यानी इंसान आसानी चाहता है, इंसान चाहता है कि कम मेहनत करना पड़े और मतलब भी अदा हो जाए। इसीलिए इंग्लिश की जुबान के अंदर कंट्रैक्शंस भी इस्तेमाल की जाती हैं। कंट्रैक्शंस क्या होती है, लफ्जों को जोड़कर जुमला छोटा कर दिया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, उसके
हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जोड़कर भी कंट्रैक्शन इस्तेमाल की जाती है। एग्जांपल्स देखेंगे मजीद वाज़ेह हो जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई डू नॉट ईट एन एप्पल, दूसरा सेंटेंस कहता है ही डज नॉट ईट एन एप्पल। लेकिन इसी तरह आपने ये भी सुन रखा है कि आई डोंट ईट एन एप्पल, ही डजंट ईट एन एप्पल। तो असल में डू नॉट को इकट्ठा करके कंट्रैक्शन बना दी गई, छोटा कर दिया गया तो डोंट बन गया, और डज नॉट को अगर इकट्ठा करके कंट्रैक्शन बना दी गई तो डजंट बन गया। लेकिन इनके मीनिंग में कोई फर्क नहीं। I do not eat an apple, he does not eat an apple, ये फॉर्मल स्टाइल है, आमतौर पर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रवायती अंदाज से, जहां पे आपने लिखने या एकेडमिक राइटिंग खासकर करनी हो। और I don't eat an apple, he doesn't eat an apple आमतौर पर ये रोजमर्रा बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है, इनफॉर्मल स्टाइल है। तो दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़े तो मैंने जैसे कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, लेकिन ये आपके साथ बाकी तब रहेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आने वाले 1-2 वीक्स के अंदर। उसका एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जब मैंने अपने दौर के अंदर टेंसेस सीखे थे, तो जब मैंने स्ट्रक्चर सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहली दफा अपने स्कूल एज में, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसका मतलब है कि एक मुझे स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा एक लाइन का, और इसके ऊपर मैं सैकड़ों हजारों जुमले बना लूंगा। तो मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग बात थी। तो मैं क्या किया करता था, मैं आते जाते रास्ते के अंदर अगर स्कूल जा रहा हूँ या स्कूल से वापस आ रहा हूँ या घर में हूँ या चलते फिरते बाजार जा रहा हूँ किसी काम से, तो मैं अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करता था। ये प्रैक्टिस करता रहता था। उस प्रैक्टिस की वजह से ये मुझे फायदा हुआ कि मैं आते जाते चूंकि प्रैक्टिस करता रहता था, आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग की प्रोसेसिंग लैंग्वेज की तेज हो गई, और मुझे फिर सोचना ना पड़ता था कोई भी जुमला बनाने के लिए। तेजी से दिमाग स्ट्रक्चर जोड़ना शुरू कर देता था। तो लैंग्वेज सीखने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल यही है, आपने अपने दिमाग की प्रोसेसिंग तेज करनी है। आप जब उर्दू जुबान बोल रहे हैं, जैसे मैं उर्दू में आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं सोच रहा कि मैंने अल्फाज कैसे जोड़ने हैं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं मैंने पैगाम क्या पहुंचाना है। इसकी वजह यह है कि मेरी उर्दू जुबान कौमी जुबान है, मेरी मादरी जुबान है, बचपन से मैं बोल रहा हूँ, स्कूलिंग हो रही है, हमारी सरकारी जुबान है, यहाँ पे बोल बोल के दिमाग की प्रोसेसिंग इतनी तेज हो चुकी है कि हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि जुमला कैसे बनाना है, बल्कि ये सोचने की सिर्फ हाजत होती है कि पैगाम क्या देना है, और जुमला खुद ब खुद तेजी से प्रोसेस कर लेता है दिमाग। इसी तरह कोई भी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज भी है, अगर आप तेजी से उसको प्रोसेसिंग करना सिखा देंगे प्रैक्टिस कर करके, तो आप इंग्लिश जुबान भी यूं ही बोलेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ये सोचेंगे मैंने पैगाम क्या देना है, ऑटोमेटिक तेजी से दिमाग आपका प्रोसेसिंग कर लेगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस यहां पर कर लेते हैं जल्दी से। सेंटेंस है जी, लड़के पतंगे नहीं उड़ाते हैं, बनाए। बॉयज डू नॉट फ्लाई काइट्स, गुड। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, माली पौधों को पानी नहीं देता है, द गार्डनर डजंट वाटर द प्लांट्स, या द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। दोनों तरीके से दुरुस्त है। तीसरा सेंटेंस आप बनाएंगे, किसान फसलें नहीं काटते हैं। ट्राई करें, सारे ट्राई करें। द फार्मर्स डू नॉट हार्वेस्ट क्रॉप्स, गुड। क्या हम नाश्ता करते हैं? डू वी टेक ब्रेकफास्ट? तुम क्रिकेट कहां खेलते हो? अब ये क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, कहां आ गया ना, ओके, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शुरू में इसका तरीका ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर शुरू में आपसे क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस नहीं बन रहा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन पा रहा, तो उसको तरतीब से सीधा करके ले आए। जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, तुम क्रिकेट कहां खेलते हो, तो आपको अगर मुश्किल लग रहा है शुरू में स्ट्रक्चर बनाना, तो इसको सीधा कर लो, यूं कर लो। पहले अफर्मेटिव बनाओ, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आपके ज़हन में आ जाएगा अच्छा सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट, और ठीक है, यू प्ले क्रिकेट। फिर इसका नेगेटिव बनाओ, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, फिर डू को उठा के शुरू में ले जाओ, डू यू प्ले क्रिकेट, और फिर क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा दो, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। शुरू में इस तरह किया जा सकता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर ये आपको सारा कुछ प्रोसेसिंग सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाती है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पार्ट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हर वीडियो के अंदर एक बोनस भी होगा छोटा सा, तो इस वीडियो का बोनस देखिएगा। ये आपके सामने मैंने लेटर्स लिखे हुए P, T, K एंड C, और उर्दू के अंदर इनकी आवाजें भी लिखी हुई, पे, टे, काफ और काफ। उर्दू में इनकी आवाजें इस तरह ली जाती हैं। आगे मैंने 2 स्लैशेस के अंदर फोनेटिक अल्फाबेट लिखा हुआ, ये साउंड होगा प, त, क, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नेटिव स्पीकर्स यूं साउंड नहीं करते। हम पढ़ते हैं पी से
पेपर। और ये जो स्लैश के अंदर साउंड है इसको हम प की तरह अदा करते हैं, लेकिन अहले जुबान ऐसे अदा नहीं करते। अहले जुबान पी से पेपर नहीं कहते बल्कि वो कहते हैं फी। उनके नजदीक इस पे का तलफ्फुज पे है की बनी फ से, पेपर। तो ये लफ्ज पेपर है, पेपर नहीं है। इसी तरह लफ्ज टेबल है, टेबल, टेबल नहीं है। हम इसको कहते हैं पेपर, टेबल, काइट, कैट। पढ़ते अंग्रेजी हैं लेकिन लहजा पंजाबी होता है। वो तो हमारी वैसे तो हमारी तो उर्दू का लहजा भी, मेरी भी, क्योंकि मैं पंजाब में लाहौर का हूं तो मेरी भी उर्दू का लहजा पंजाबी है, लेकिन अंग्रेजी का भी अच्छा खासा पंजाबी हमारा होता है। हम कहते हैं पेपर, देयर इज अ पेपर ऑन द टेबल, हालांकि ये था देयर इज अ पेपर ऑन द टेबल, देयर इज अ पेपर ऑन द टेबल। पेपर, टेबल, काइट, कैट। तो इसका आपने उसूल याद रखना है। अगर ये साउंड्स फ, ठ, ख, ख किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाए, यानी कोई वर्ड भी इन साउंड से शुरू हो रहा हो, तो आपने उसको प नहीं पढ़ना बल्कि पे है की बनी फ पढ़ना है, त नहीं पढ़ना बल्कि टे है की बनी ठ पढ़ना है, क नहीं पढ़ना काफ है की बनी ख पढ़ना है। तो अगर आप इन तीन साउंड्स को याद रखें कि प, ट, क नहीं बल्कि फ, ठ, ख, तो आप देखेंगे कि एक जुमला खुद से बोल के देखिए, मेरी बात सुनने के बाद आप एक जुमला बोलें जिसके अंदर ये लफ्ज हो, पेपर, टेबल, काइट, कैट। आपको खुद ही लगेगा कि आपकी इंग्लिश यहां से यहां पर चली गई है, सिर्फ एक टिप को फॉलो करते हुए, फ, छ, ख। अब जब मैं ये कहता हूं ना तो बहुत से लोग आगे से स्टूडेंट्स हंसना शुरू कर देते हैं, कहते हैं सर ठीक है हमसे इतना मुंह टेढ़ा नहीं होता, ठीक है हम इतनी कॉपियां एक्टिंग नहीं होती हमसे। मैंने कहा जब आप फुफ्फो कहते हो, पे की बनी फ, फुफ्फो, तो भी तो आपका मुंह टेढ़ा होता ही है। अगर मुंह टेढ़ा आपको लगता है पेपर कहने में, तो पेपर भी वही साउंड है और फुफ्फो भी वही साउंड है। जब आप ठोकर का लफ्ज बोलते हो तो भी ये वही साउंड है। अगर आप टेबल बोल लो तो आपका मुंह कैसे बिगड़ेगा। बहरहाल, तो जब मैंने ये सीखना शुरू किया था सारे, तो उस वक्त मेरे क्लास वाले बड़े हंसते थे और मैं उनको हंसने देता, मैं कहता कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन सीख ली, वो अभी तक हंस रहे हैं। तो आपने डिपेंड करना है कि आपने अहले जुबान के लहजे को भी सीखना है और एक उम्दा अंदाज से गुफ्तगू सीख जानी है, या आपने दूसरों पर हंसते रहना है, या आपने हंसने वालों की वजह से खुद इल्म हासिल करना छोड़ देना है। तो ये आज का बोनस था जी। इसके अलावा लास्ट पे जो मैं मैटर्स ऑफ हार्ट की बात करता हूं, यानी दिल के मामलात, तो आज के दिल के मामलात के अंदर मैं एक हदीस शरीफ पेश करना चाहूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपके पास एक अंसारी शख्स आया, उसने आपको सलाम किया, फिर कहने लगा अल्लाह के रसूल, मोमिनों में कौन सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उनमें सबसे अच्छे अखलाक वाला है। उसने कहा इनमें सबसे अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उनमें मौत को सबसे ज्यादा याद करे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करे, वही अक्लमंद। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं मुसलमान होने की हैसियत से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा इल्म के हामिल, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बेहतरीन अकल के हामिल, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात के बारे में शक करना कुफर है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, तुम में से सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स वो है कि जो मौत के बाद की जिंदगी की सबसे अच्छी तैयारी करे, लेकिन हमारे नजदीक सबसे अक्लमंद शख्स कौन है? जिसके पास पैसे ज्यादा है। जी फलां डॉक्टर है, क्या बात है, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। फलां इंजीनियर है, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। फलां प्रोफेसर है, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। फलां की इतनी कंपनी है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नहीं फरमा रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अक्लमंद शख्स वो है जो मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करे। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, इस छोटी सी जिंदगी के लिए आप 30, 40, 50, आजकल बच्चे 30 साल तक, 35 साल तक हायर क्वालिफिकेशंस करते रहते हैं, उस जिंदगी के लिए जिसका उनको पता भी नहीं होता कि आगे आप उनके 5 साल पढ़े हैं, उनके 2 साल पढ़े हैं, 3 साल पढ़े हैं। अपनी इस बेयकीनी वाली जिंदगी जिसका यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, अगली सांस का भरोसा नहीं है, उसके वास्ते तो आप 30 से 35 साल तैयारी करते हैं। और जहां पर आपने अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना है, जहां पर आपने हमेशा की जिंदगी गुजारनी है, उसके बारे में जो बंदा आज मुआशरे में फिक्रमंद हो, लोग उसको बेवकूफ कहते हैं। तो देखें, हम आका अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाले हैं,
लेकिन जा किधर रहे हैं। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था, तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। तू सिर्फ बातें करता है, वो किरदार के हामिल लोग थे। तू साबित है, तू अपनी जगह पर रुका हुआ है, जमूद का शिकार है। वो सैयारा थे, वो मुसलसल अमले पहम थे, उनकी जिंदगी अमले पहम से मुज़य्यन थी, वो हर वक्त अमल में थे, और तू सिर्फ बैठ के बातें करता है और जमूद का शिकार है। आपने फरमाया तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। और गवा दी हमने जो इस्लाफ से मेरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। इंशाल्लाह मीट यू द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।